16 फरवरी 25 बरोज़ इतवार ऑफिस ऑफ MPJ अंडर लीडरशिप ऑफ अजीज़ साहब प्रेसिडेंट MPJ एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, रोल ऑफ मुस्लिम्स, कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट फ्रॉम पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया पे एक सिंपोजियम रहा। उसके साथ साथ एक और कंसर्न जो सारे मुसलमानों का और सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया का रहा, जो वफ़ की अमेंडमेंट है, वो होना ना होना, अगर हो तो क्यों होना चाहिए, अगर ना हो तो क्यों ना होना चाहिए, उसकी वजह पे हमारा ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रहा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में हमारे सदर साहब का ये डिसीजन रहा कि सवाल ये नहीं है कि वफ़ में अमेंडमेंट क्यों हो रहा, सवाल ये है कि वफ़ में अमेंडमेंट की ज़रूरत क्या है। हम ये बात बोल रहे हैं कि इंडिया का पहला पार्लियामेंट जो बैठा था 1952 में, वो पार्लियामेंट अडॉप्ट करा था वफ़ का एक्ट जो है 1913 में। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, उसकी जो इंडियन पार्लियामेंट थी वो इनैक्ट करी थी 1913 में। फिर सेकंड जो वफ़ का इनैक्टमेंट था 1923 में था। वो 23 का एक्ट जो था फंक्शनल इम्प्रूवमेंट इन वफ़ प्रॉपर्टी था। 1930 में ये मालूम हुआ कि 1200 सेंचुरी से वफ़ के जायदाद है, और अगर प्रोस्पेक्टिवली 1913 से देखा जाए तो फिर वफ़ के जायदाद 1913 से अगर उसको रिकग्नाइज़ करें तो पुराने जो वफ़ के जायदाद है, इसीलिए 1930 में वही पार्लियामेंट एक इनैक्टमेंट लाई जिससे रेट्रोस्पेक्टिव क़ब्ल जो जायदाद हैं वो जायदाद करे। उसके बाद 1954 में 30 के बाद से पहला एक्ट 1954 में आया, वो वर्किंग के लिए आया, वफ़ के मैनेजमेंट का आया। उसके बाद 1995 में आया, 13 में आया, काफ़ी अमेंडमेंट्स आए। जितने अमेंडमेंट्स अब तक वफ़ में आए फ्रॉम 1913 वो सिर्फ वफ़ के मैनेजमेंट और इम्प्रूवमेंट के ऊपर आया। उसकी वजह क्या थी कि वजह ये थी कि vis-a-vis द 3 एक्ट्स, एंडोमेंट एक्ट जो स्टेट एनैक्टमेंट है, और ट्रस्ट एक्ट और वफ़ एक्ट, ये 2 इनैक्टमेंट जो पहले के है वो स्टेट एनैक्टमेंट है जैसा इंडियन लेजिस्लेचर के, और पार्लियामेंट से इसको इस वास्ते बनाया गया कि इंडिया में इतने बहुत से वफ़ के प्रॉपर्टीज़ है, और ये प्रॉपर्टीज़ जो वफ़ के है वो वक्फ बोर्ड के नहीं है या किसी गवर्नमेंट के नहीं है, ना कभी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करी वक्फ प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टी जो है वो किसी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के है। जो सिटीज़न ऑफ इंडिया अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में डोनेट करके उसका जो टाइटल है वो अल्लाह सुब्हाना ताला को टैग इसलिए करते कि इंडियन लॉ ये है कि जिसकी जायदाद जिसके नाम पे है उनको बेचने का हक़ है। तो अगर वफ़ करे तो फिर बेचने का हक़ बाकी नहीं रखने की वजह से इसके ऊपर कंसेप्ट इस्लाम का आया कि इसका टाइटल अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह को टाइटल है, इसलिए उसको बेच नहीं सकते, वरना फिर इंडियन लॉ में आ जाएगा तो वफ़ करने के बाद भी वो बेच दे सकेंगे, उनके अजदाद बेच दे सकेंगे। टू कीप इट सेफ फ्रॉम द लिटिगेशंस, वफ़ के लिए ये करा पहला सवाल। तो ये सवाल है कि 1952 की जो सबसे पहली पार्लियामेंट थी वो पुराने जितने लॉस थे उसको अडॉप्ट करे। वही पार्लियामेंट थी जो 1947 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब पार्लियामेंट बनी और 1952 में जब पहली पार्लियामेंट बैठी, अडॉप्ट करी, उसके बाद जितने पुराने 1952 से आज तक 70 साल के जो पार्लियामेंट्स थे सब ये लॉ को चलाए, इसमें कोई तरमीम की ज़रूरत नहीं। अब आइडियोलॉजिकली पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट वो है जो उसके अंदर बैठ के लोग चला रहे हैं। पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, ये खुद से कुछ कर नहीं सकती। जैसे अम्बेडकर फाइनल अपनी स्पीच में, कंक्लूडिंग स्पीच में बोले थे, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ परफेक्ट डॉक्यूमेंट, इफ़ इट फेल्स इट विल फेल बिकॉज ऑफ द पर्सन हु इज रनिंग इट। यानी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन हम परफेक्ट बनाए, लेकिन ये फेल अगर होगा तो इस वजह से फेल होगा कि इसको चलाने वाले फेल करेंगे। तो अगर आपको ड्राइवर है और वो ड्राइवर की आंख लग जाए तो एक्सीडेंट हो जाता।
ये जो पार्लियामेंट आई, ये जो पार्लियामेंट आइडियोलॉजिकल 70 साल में चेंज आई, और ऑब्वियस चेंज ऑफ आइडियोलॉजी है। इंडिया की जो आइडियोलॉजी थी 70 साल की, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिया का जो 13 जजेस बेंच है 1973 का, जिसको बोलते कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 13 जजेस का ओनली बेंच है केशव नंदा भारती में भी ये बोला गया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बदल नहीं सकता। डेमोक्रेटिक फॉर्म और कुछ और है जिसमें ये बोले कि जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ये है कि जो लोग वोट दे के पब्लिक सर्वेंट को अलग करते। हमको ये भी बोलना है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। सारी प्रॉपर्टी सिटीजन ऑफ इंडिया की है, गवर्नमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया के है। जितने एमपी एमएलए हैं सारे के सारे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है, ऑफ द पब्लिक है, पब्लिक सर्वेंट्स है। तो पार्लियामेंट से हमारा सवाल ये है कि जब ये पूरे लॉज हैं, एंडोमेंट एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है, तो फिर ये वक्त में क्या वजह है जो आप तरमीम करना चाह रहे हैं? 13, 23, 30, 54, 95 ये सारे एक्ट अगर आप उठा के देखें तो मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए बना। आज आप जो करना चाह रहे हैं उसके पास आपके पास डेटा नहीं है, आप कभी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं करें, और स्टेक होल्डर कौन है? हम हैं। आप पब्लिक से कोई ओपिनियन नहीं लिए। जब जब भी रिजर्वेशन की बात आती है, रिजर्वेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। जब जब भी रिजर्वेशन की बात आती तो आप उसकी एक कमेटी बनाते, उसकी एक बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट रहता, बीसी डिपार्टमेंट, एससी डिपार्टमेंट। ये लोग सारा का सारा डेटा कलेक्ट करके, अभी सेंसस हो रहे हैं, डेटा कलेक्ट करते, कलेक्ट करके बीसी कौन है, एससी कौन है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास कौन है, इससे ये ताल्लुक़ नहीं है। ये जो सर्वेस होते हैं इसमें मज़हब नहीं देखते लोग, इसमें देखते कि बैकवर्ड क्लास कौन है, बीसी का मतलब, उसी में देखते कि शेड्यूल कास्ट कौन है। उसी तरीके से मुसलमानों में कौन, क्या उनका इकोनॉमिकल स्टेटस। उसी तरीके से पार्लियामेंट का क्या ये काम नहीं है? पार्लियामेंट को कहीं से रिकमेंडेशन नहीं आया, कोई जुडिशरी कुछ नहीं बोली, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी से कोई बात नहीं आई, या लॉ कमीशन से कोई रिकमेंडेशन नहीं आया। लॉ कमीशन के कम से कम 500 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस क्रिमिनल लॉ में, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, ये पार्लियामेंट के सामने है। पुलिस वाला जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये सारा पॉलिटिकल कंट्रोल में है, बोल सकते हो ना मिसाल के साथ। बिल्कुल। ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये सारा गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कौन है? हमारे एम्प्लॉयज़ है, हम इलेक्ट करके हमारे जो टैक्सेस है उससे उनको सैलरी जाती, चाहे मिनिस्टर हो चाहे एमएलए हो। तो ये सारे लोगों के कंट्रोल में पुलिस है, हालांकि पुलिस एक इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्वेंट है। तो उसके रिफॉर्म्स के लिए लॉ कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है वो पार्लियामेंट के सामने है। आप इतनी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी पे आपके रिफॉर्म्स नहीं है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स नहीं है। सारी की सारी प्रॉपर्टी आज की जो गवर्नमेंट है 2014 के बाद, वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को पूरे बंद करके, एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो थे, जो 1952 के बाद इंडिया में आए थे, जितने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स थे, लैंड सीलिंग्स थे, वो पूरा बंद करके फिर से आप इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे। तो वो सारी चीज़ें जब कर रहे हैं तो उस पर तो कोई पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो रही। वक्फ एक्ट जो है वो पार्लियामेंट एक्ट नहीं था पहले तो पूरे स्टेट एक्ट्स थे, और सारे के सारी जो प्रॉपर्टी के जो लॉ है वो पार्लियामेंट को उसका हक़ ही नहीं है। पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, एक पार्लियामेंट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। ये तीनों लिस्ट में नहीं है। ये और एक लॉ 368 में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट हुआ और वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर रही और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उसकी सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो 2/3 यानी 2/3 75% ऑफ द स्टेट्स उसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है। पार्लियामेंट कॉन्करेंट लिस्ट में है तो भी, और स्टेट लिस्ट में है। जो प्रॉपर्टी के लॉ है वो कोई भी लॉ जो है वो पार्लियामेंट के पास राइट नहीं है। तो पहले ये स्टेट एक्ट थे, स्टेट एक्ट से इसको पूरे स्टेट्स मिलके, हमारा तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम क्या है? हम सारे स्टेट्स मिलके पार्लियामेंट बनाएं, इंडिया बनाएं। स्टेट है तो
इंडिया है, अगर स्टेट नहीं है तो इंडिया कहाँ से है? तो इंडिया होने से स्टेट नहीं है ना, अमेरिकन फॉर्म नहीं है ना। अमेरिका यूएस भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इंडिया भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया है ना। तो स्टेट की इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमी कहाँ से आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, हम सिटीजन ऑफ स्टेट है, तो हमारी टैक्स से सेंट्रल गवर्नमेंट को अमाउंट जाते पूरे। तो पार्लियामेंट के बाद पे हमारा सवाल ये है कि जब आप पार्लियामेंट बोलते तो पार्लियामेंट कौन है? उसके एमएलएस हैं। इस वक्त 2014 के बाद सेक्युलरिज्म के जब एमएलएस थे, एमपीस जब थे, तो वो सारे एमपीस को तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। आज 2014 के बाद कुछ एक ऐसी आइडियोलॉजी इंडिया में प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में सेक्युलरिज्म नहीं होना चाहिए, जो ये बोल रहे हैं कि वन मैन पार्टी होना चाहिए, वन पार्टी वन इलेक्शन होना चाहिए, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी। इनकी जो इंडिया के ऊपर जो पार्टी आके मुसल्लिद हो रही, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये नाजीज़ ऑफ जर्मनी और हिटलर की जो टाइप ऑफ पॉलिटिक्स थी, जिसको ड्रैकोनियन पॉलिटिक्स बोलते हैं, जिसको डेमोक्रेसी नहीं बोलती, उस किस्म की पार्टी काबिज़ हो रही। तो अब इन लोग वक्फ में अमेंड, अब जो हमारा माशरा है उसको ये बात समझना है कि अगर ये बात सवाल उठा कि वक्फ तो जायदाद में बुराइयां हैं, होंगी, वक्फ के जायदाद में मिसयूज़ है, एब्यूज़ है, उसके इंक्रोचमेंट्स है तो होंगी। लेकिन एक बात समझ के देखिए कि अगर मेरा घर है और मेरे दो भाइयों से मेरे को एक इख्तलाफ है कि ये घर में किसी को ज़्यादा हिस्सा हो वो हो, तो वो मेरे भाइयों का मसला है। लेकिन अगर ये फ़र्ज़ करिए बाजू वाला नेबर कोई अगर इंक्रोच कर रहा है मेरी प्रॉपर्टी और मेरे भाई बोले नहीं नहीं उसको जाने दो, तुमको नहीं आना, ये बात तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे माशरे को ये चीज़ सोचना है कि गवर्नमेंट ये तरमीम क्यों लाना चाह रही? गवर्नमेंट ये तरमीम इसलिए लाना चाह रही कि वक्फ का जो भी हो, जैसा हमारी करेंसी है, करेंसी में नोट का पावर क्या है? गोल्ड रिजर्व्स पे 500 रुपये है तो गवर्नमेंट बोलती मेरे कहने तुम्हारा 500 का गोल्ड है, वो हमारे पास करेंसी है। उसी तरीके से जो हमारी वक्फ है वो इंडिया की इकोनॉमी का बेस है। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को ये चाह रही कि जो इकोनॉमी का बेस है वो मुसलमानों के पास ना हो, ये है समस्या, वो गवर्नमेंट के पास आ जाए। इसी तरीके से आप देखिए जो जो इनके ऊपर इल्ज़ाम है वो है कि पार्लियामेंट को ये लोग सिंगल पार्टी सिस्टम बनाना चाहते। इनका मुसलमानों से झगड़ा नहीं है। अगर इनका मुसलमानों से झगड़ा है तो जो यूपी की पार्टी है अखिलेश यादव की, वो कौन से मुसलमानों की पार्टी है? जो इनका झगड़ा शिवसेना से है वो तो सबसे बड़े प्रोपोगेशनिस्ट थे कि बाबरी मस्जिद हम तोड़े, हम सबसे ज़्यादा हिंदुत्व आए, उनसे झगड़ा क्यों है आपका? बिहार में आपका झगड़ा क्यों है? ममता बनर्जी से आपका झगड़ा, जितने वो तो सब हिंदू डोमिनेटेड, मेजॉरिटी डोमिनेटेड पार्टीज है, फिर बीजेपी का उनसे झगड़ा क्यों है आज? उस वजह से झगड़ा है कि उनको पावर सिंगल पार्टी होना है। और ये एक ऐसी मुसलमानों के पास इकोनॉमी है, कंट्री की इकोनॉमी है, इसका कंट्रोल से वो आपको महरूम और डिप्राइव कर देना चाह रहे हैं। इसीलिए हमको अपनी, जैसा हमारे घर पे हमारा हक़ रहता, हम रोड वाइडनिंग में अगर कोई जायदाद भी जारी तो उसका लॉ क्या है मालूम आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का, जब तक आप उसका माहिदा उनकी मर्ज़ी से नहीं दिए आप वो जायदाद नहीं ले सकते। तो ये वक्फ कैसे कंट्रोल में ले सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार अपने से कंट्रोल ले ली अगर, तो हमारा जो पावर है बात करने का, वो पावर भी हमारे पास से चले जाएंगे। एक सवाल ये उठता कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पेश हुई, इससे आम मुसलमानों को क्या फ़ायदा क्या नुकसान? इससे फ़ायदा मुसलमानों का ये है कि मुसलमानों का जो वजूद है वो इकोनॉमिकल वजूद जो है, मुसलमानों को ये बात समझना चाहिए कि एक इकोनॉमिस्ट की स्टडी है कि एक हर आम आदमी अपनी कमाई में से, अपनी मेहनत की कमाई में से 67% इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को देता। गवर्नमेंट कहाँ से चल रही? टैक्सेस से चल रही। जो नेचुरल और रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है, 13% कंट्रीब्यूशन है, बाकी 97% कंट्रीब्यूशन है। और मुसलमानों की अगर 15 और 20% कंट्री में पॉपुलेशन है तो हम अपना 67% इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, जो साबुन, पानी, जो डेयरी मसरा के चीज़ें जो हम ख़रीदते, और फिर हम अपने टैक्सेस में से 30%, 12% से 30% जो इनकम टैक्स दे रहे हैं। सब मिला के हम अपनी इनकम में से, मेहनत की इनकम में से, हमारे अजदाद को, हमारे आल औलाद की इनकम में से हम कंट्री को दे रहे हैं।
तो उससे कंट्री चल रही। ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ की, ये एक एसेट है, जैसे नेचुरल रिजर्व रहते, यूरेन मिनरल्स रहते हैं, माइंस रहते, कोल रहते, गोल्ड रहता, वैसी वक्फ की जो जायदाद भी है, प्रॉपर्टी भी जो है, वो हमारी माशरे की प्रॉपर्टी, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री है। इसको गवर्नमेंट कैसा, कोई पार्लियामेंट कैसा ले सकती? गवर्नमेंट के कंट्रोल में कैसा? गवर्नमेंट का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशन में दो पार्ट्स है। पहला पार्ट जो है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 50 तक वेलफेयर स्टेट है। 51 से डायरेक्टर स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें पूरा वेलफेयर है, पब्लिक के लिए गवर्नमेंट आई तो क्या करना चाहिए। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 12 से 36 तक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट बोलते हो हमारा बुनियादी हुकूक, सही बोल रहा हूँ, बुनियादी हुकूक। हमारा हक जो है वो इस वजह से है कि हम सिटीज़न है, हमारी से कंट्री है, कंट्री से हम नहीं है, हम हैं तो कंट्री है, तो हमारी टैक्सेस से कंट्री का इकोनॉमी है। तो ये जो वक्फ की जायदाद है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है कंट्री में। गवर्नमेंट का काम हमारी इकोनॉमी, अब कल सुबह में गवर्नमेंट पे, अच्छा आप लोग जिसको ये डाउट है उनसे ये सवाल कीजिए कि हमारी प्रॉपर्टी अगर एक्विजिशन में गई तो वो एक्विजिशन से फिर हम पैसे गवर्नमेंट से क्यों लेते? वो भी पब्लिक के पैसे, गवर्नमेंट के पैसे नहीं है, सारे पैसे पब्लिक फंड है। हर एम्प्लॉई पब्लिक एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई कोई नहीं होता। हर जायदाद पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। गवर्नमेंट हमारे सर्वेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी अगर ले रही, जैसा रोड वाइडनिंग है, तो फिर हमको पैसा क्यों देती? क्योंकि हमारा जद का हक़ है। तो वक्फ भी हमारा हक़ है, हमारे बेनिफिशियरी। अगर लोगों को ये बात है कि उसमें कोई बुराइयां हैं, तो वो बुराइयां हम इन हाउस घरों में दूर कर लेंगे, लेकिन उसकी वजह से हम गवर्नमेंट को क्यों देंगे? जो हमारे अधिक है, कोई भी जो हमारी जो जायदाद रहती, हमारी गाड़ी रहती, तो हम अपने नौकरों को तो नहीं दे देते ना। जिसकी जायदाद है, हम, मेरा ऑटो है, तो हम किसी को दे नहीं देते ना, वो हमारे हक, ओनरशिप क्या बोलते हैं वो, हमारी मिल्कियत में रहता ना, हमारी मिल्कियत में रहता। वक्फ हमारी मिल्कियत है, गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक? गवर्नमेंट का काम ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ मैनेज करना है, हमसे कैसे ले सकते कोई चीज़? गवर्नमेंट को कोई हक़ ही नहीं है हमसे पावर लेने का। इसीलिए हमको इसके ऊपर उठना चाहिए और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अगर चले गया तो हमारा वजूद चले जाता। मैं मोहतरम मसूद खान साहब हाई कोर्ट एडवोकेट का मशकूर हूँ कि आज उन्होंने वक्त निकाल कर यहाँ पर जो है MPJ ऑफिस में एक अहम, बल्कि कहने की इजाज़त दीजिए कि इंतहाई सुलगते हुए और हसास मसले पर अपने ख़यालात पेश किए और हमारे कैडर को बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया है। मैं मशकूर हूँ उनका, और मुझे तवक्को है कि आइंदा भी हमारे प्रोग्रामों में उनकी क़ानूनी रहनुमाई मजहबी और सियासी उमूर के अंदर हमको हासिल रहेगी। मैं इख्तिसार के साथ दो बातें आपके सामने रखता हूँ। एक का ताल्लुक़ ख़ुद क़ानूनी तरमीमी एक्ट से है। इसमें मुसलमानों के जहन में एक सवाल ये है कि जिस वक्त से हमको फ़ायदा नहीं पहुँचा, उस वक्त के तहफ़्फ़ुज़ से हमें क्या दिलचस्पी है। मैं इसकी इस्लाह करता हूँ कि सवाल फ़ायदा नहीं पहुँचने के बारे की जो बात है वो बहुत समझिए कि हक़ बजानिब है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी दूसरे को उसमें मदाखलत का हक़ दे देना दरहक़ीक़त उसकी पूरी हैसियत पर सवाल उठा देता है। हम तो हुकूमत हिंद को या मरकज़ी हुकूमत को वफ़ के मामलात के अंदर मदाखलत करने और अपनी मनमानी अंदाज से जो है 1 2 नहीं 40 तरमीमात उसके अंदर शामिल करने के बारे में हम उसकी शिद्दत के साथ मुखालिफत करते हैं। और जहाँ तक उस एक्ट की कैफियत है, वो बहुत सारे मौक़ों पर वो बात हमारे सामने आती रही है। तो इस मौके पर हम अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हैं कि इस तरमीमी बिल की ख़ास तौर पर 2024 की मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस बड़ी शिद्दत के साथ उसकी हुकूमत की नीयत पे भी और हुकूमत की नीति पर भी बहुत सवाल उठाता है और ये तवक्को करता है कि मुसलमानों के इन मसाइल के अंदर मरकज़ी हुकूमतें जो है मदाखलत ना करें, और अगर मदाखलत करेंगे तो फिर एक दस्तूरी हक़ बाकी रह जाता है कि हम इसके बारे में शिद्दत के साथ एहतजाज करेंगे, और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हुकूमत अपने मंसूबों से दस्तबरदार ना हो जाए।
मैं अपनी आज की एक मीटिंग हमारी यहाँ हुई है, कैडर्स हमारा आया था मुख्तलिफ रियासत के अजला से, उसको इसी महवर पर हमने किया कि MPJ का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो एक गैर सियासी मूवमेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी गैर सियासी के माने ख़त्ते ये नहीं होते कि हम अपने मसाइल के ऊपर आवाज़ ना उठाएं, बल्कि अगर मज़लूम मुसलमान है तब भी, और अगर मज़लूम दलित है तब भी, मज़लूम और महकूम जो है कोई ख़ास तबके का वो भी, और अगर हमारे मिसाल के तौर पे पिछड़े हुए तबक़ात का हो तब भी, हम उसकी तायीद के अंदर आवाज़ उठा लेंगे। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, द वॉइस फॉर वॉइसलेस, ये आवाज़ है उन लोगों की जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। तो इस मौके पर बाज़ अहबाब का एक ख्याल होता है कि वक्फ़ का मसला तो मुसलमानों का है और मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस क्यों इस मसले को बड़ी तेज़ी से मतलब आगे बढ़ा रही है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर मुसलमान मज़लूम है किसी मसले पर तो आप तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकते, आपको उनकी आवाज़ के लिए उठना होगा और उनकी तायीद के अंदर अपनी आवाज़ मिलाना होगा। अगर मुस्लिम पसंद ला बोर्ड और दीगर और तंजीमें भी जो मुतालबा कर रहे हैं, एक बार फिर हम मुतालबा करते हैं कि वो 2 बैसाखियाँ जिसके ऊपर मरकज़ी हुकूमत कायम है, एक वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार साहब और दूसरे वज़ीर आला आपके आंध्र प्रदेश, हम उन दोनों से मुतालबा करते हैं कि आप जिस संगासन पर बैठे हैं ये मुसलमानों की तायीद के बगैर आपको नहीं मिलता। लेकिन इस मौके पर अगर आप भूल जाएंगे तो फिर समझ जाइए कि इस मुल्क के सेकुलर ताने और बाने को शदीद नुकसान पहुंचेगा और आज का जो पैकेज है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपका जो मुकाम एक सेकुलर जमात की हैसियत से है वो तारीख़ के अंदर मजरूह हो जाएगा। तो हम इन दोनों ही वज़राए आला से मुतालबा करते हैं कि वो जो है इस बिल की तायीद से दस्तबरदार हो जाएं और किसी भी तरमीम के सिलसिले में अपने जो है तायीद का जो ऐलान ना करें। ये दरहकीकत हमारा मुतालबा है उन बिहार के भी वज़ीर आला से और यहाँ के भी वज़ीर आला से। तो आज की ये गुफ्तगू के ये चंद बुनियादी नुकात थे जो मैंने बहैसियत मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के सदर के आपके सामने रखे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में अगर ये बिल पास होता है तो मुल्क गिरे एहतजाज शुरू किया जाएगा। तो इनके बयान को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि ये खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का ये बयान तो बहरहाल मैं इस तनाजुर में देखता हूँ कि ख्वाजा बहुत देर के बाद बेदार हुआ। सवाल ये है कि आपकी प्रॉपर्टीज़ आज से तबाह नहीं हो रही है, आज़ादी के बाद से, और इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि यही वही अल्फाज मैं आपको इस्तेमाल करता हूँ जो मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तेमाल किए थे कि मुसलमानों के क़िले के दरवाजे बाहर से तोड़े नहीं गए, अंदर से खोले गए। यही कुछ कैफियत औक़ाफ़ी जायदादों की है कि ये जायदादें उस वक्त तक नहीं बिकी जब तक कि उसके अंदर हमारे लोग शामिल हाल ना रहे हों। हमको इसका जायज़ा बहुत पहले ही लेना चाहिए था कि वो कौन से अनासिर हैं जो मुसलमानों की वक्फ़ की जायदादों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज आप बेदार हुए, मैं बड़ी कदर की नज़र से देखता हूँ आपकी खिदमत को, लेकिन ये सवाल भी एक सवाल रहेगा कि आप उस वक्त क्यों खामोश थे। ये बहुत सारी चीज़ें जो है बिक रही थी और ख़ुद तेलंगाना से आपका ताल्लुक़ है तो तेलंगाना के अंदर ये आप दरगाह सैयद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जो जागीर थी वो करीब 1552 एकड़ अराज़ी थी। वो अराज़ी बिकती भी रही और उसकी जो क़ानूनी पैरवी होना चाहिए जिस तरह नहीं होती रही। क्या इन मामलात में हम खामोश रहे? हम इसको हमने कभी ज़ेर बहस नहीं लाया अपने गुफ्तगू के अंदर। नतीजा क्या निकला कि तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में ख़िज़ा का जाल बिछा दिया। आज ये कैफियत होगी कि वो सारी चीज़ें सर पर आ रही हैं तो हम कह रहे हैं कि हम इसको वो करेंगे। तो मैं कहता हूँ एक आखिरी बात ये जो बात है कि वो ये है कि तमाम सियासी जमाती वाबस्तगियों और मसलकी रवाबित से बुलंदतर होकर हम उन लोगों की मुखालिफत करें जो वक्फ़ की जायदादों को बुरी तरह बेच भी रहे हैं, उस पर काबिज़ भी हैं और उसके किराए के ज़रिए जो है अपने शबिस्तानों की तामीर कर रहे हैं। अल्लाह का हिसाब तो आखिर में होगा, लेकिन यह है कि वक्फ़ का पैसा जिसने भी खाया होगा वो दुनिया में भी सरफराज नहीं होगा। उनको ये सोचना चाहिए कि ये बेवाओं, यतीमों, मोहताजों और बेकसों की जायदादें हैं जिसको हड़प कर लिया गया, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं था। तो समझना चाहिए कि वक्फ़ की जायदाद का पुरसान हाल अल्लाह है और जो लोग वक्फ़ की जायदाद को तबाह करते हैं उसकी गिरफ्त भी अल्लाह ही की होगी और अल्लाह की गिरफ्त से कोई ताकत खाओ की किसी सियासी जमात से क्यों न ताल्लुक़ रखती हो कभी भी जो है आज़ाद नहीं हो सकती। ये है दरहकीकत आपके उस सवाल का जवाब कि इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल साफ़ है कि हम इसको तायीद तो करते हैं, लेकिन यह है कि एक तवील खामोशी के बाद हमारा उठ के खड़े हो जाना, जबकि सारी जैसे कहा जाता है कि सारे चुड़ियाँ चुग गई खेत
और हम अब बेदार हुए हैं। क्या ये आज की बात है वक्फ की प्रॉपर्टी की तबाही? खुद तेलंगाना के अंदर तो कई बरसों तक कमोबेश ये जो आपके इसका जो वो था जहाँ पर इसके वसीखे रखे जाते थे, इसकी जायदादों की रजिस्ट्री रखी जाती थी, उसको मोहरबंद कर दिया गया। हुकूमत को क्या इख्तियार था? उस वक्त सवाल नहीं उठाया गया, उस वक्त घेराव नहीं किया गया। उस वक्त हज कमेटी के पास उलमा इकराम और ये सियासी और समाजी और मजहबी कायदीन जिनको मुसलमानों की क़ियादत का जो है जोम है, वो जाके क्यों खड़े नहीं रहे कि भाई आपको क्या इख्तियार होता किसी वज़ीर आला को कि उसको बंद कर दिया जाए? हम खामोश रहे, हम जलते रहे, हम बिकते रहे, हम खामोश रहे। इसकी जिम्मेदारी मैं आखिर में कहता हूँ सुभान साहब आपकी चामन क्या मुझसे, आम आदमी जो रोज़ के मसले में रोज़ जी रहा है और रोज़ के मसले में रोज़ मर रहा है, जिसके पास 2 वक्त का खाना बैक वक्त मौजूद नहीं है, वो इन वक्फ की प्रॉपर्टियों की बर्बादी का ना इस दुनिया में ज़िम्मेदार है ना आखिरत में ज़िम्मेदार है। लेकिन वो लोग जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए थे, जिनको अल्लाह ने इल्म दिया था, जिनके पास सियासी क़ुव्वतें मौजूद थी, ये लोग इस दुनिया के अंदर भी मुकल्लिफ़ हैं। कल रोज़े क़ियामत उनसे पूछा जाएगा मिसक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन मिसक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि एक एक पाई का उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये हमारा एहसास है मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस। मैं मोहम्मद अब्दुल अजीज़ आज अपने ऑफिस से इस मौजू पर बड़ी रास गुफ्तगू सिद्दीक़ चैनल से कर रहा हूँ। मैं मशकूर हूँ सुभान साहब का भी, और साथ ही साथ जो है हमारे एडवोकेट मसूद खान साहब का भी कि वो इस मौके पर हमारे दरमियान मौजूद। मैं एक वर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट बोलना चाहूँगा, आपकी मर्ज़ी। ये डाउट कहीं है माशरे में कि वफ़ का फ़ायदा नहीं है और वफ़ का फ़ायदा हम क्यों उसके ऊपर, उनके लिए बोलना ये है कि ये जो गवर्नमेंट है 2014 के बाद की, इनको मुसलमानों की माशरे पे और उनकी शिनाख्त पे को नुकसान करना है। अगर हमको याद है तो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल क्यों आया था? इसी वजह से आया था कि आप कागज़ लाओ, तो कागज़ की बुनियाद पे ये लोग हमारी सिटीज़नशिप की कोशिश किए। माशरा उठ के खड़े होने से वो अमेंडमेंट बिल अभी तक तो अबेंस में है। ये जो वफ़ का जो अब नया अमेंडमेंट बिल है, वो हमारी जो माशरा है, जायदाद है, वो जायदाद हमसे ले लेना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी जायदाद नहीं रहेंगी हमारे पास तो हमको कंट्री का हक़ कहाँ से रहेगा, हमारी शिनाख्त कहाँ से रहेंगी? तो पहले ये लोग क्या करेंगे, वफ़ की जायदाद लेंगे हमसे, उसके बाद फिर हमारा वोटिंग राइट, सिटीजनशिप ले लेंगे। फिर क्या करेंगे? यही पार्लियामेंट अगर और एक ऐसा एक्ट लाई कि आपके नाम पे जो जायदाद आपकी नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो जब हम क्या करेंगे? जब तो उठ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके ये जो 2 हक़ है, वफ़ के जो हक़ है वो हमारी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है, ये चला जाएगा। और ये बहुत बड़ा है, 70% इंडियन इकोनॉमी पे ये कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे हाथ से चले जाएगा। सेकंड सिटीज़न अमेंडमेंट बिल अभी है, वो हमारा हक़ ले लेगा। फिर जब इन लोग बोलेंगे कि तुम्हारे करने, तो हमको इन लोग फिर बोलने लगेंगे कि तुम लोग रोहिंग्या के ऐसे है जो कंट्री में तुम्हारा कुछ हक़ ही नहीं है, तो हम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे इस कंट्री से। इस बात को हमको देखना चाहिए। आपका मिली मसाइल पर एक इंतहाई हसास दिल शख्सियत मेरे दरमियान मौजूद है। चूँकि वो मेरे दरमियान मौजूद है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बक़ौल अल्लामा इक़बाल के निगाह बुलंद सुख्न दिल नवाज़ जहाँ पुरसोज़, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। मेरा यही ज़ाती तासुर है। गुज़िश्ता कमोबेश समझिए कि 5 से 7 साल से आपकी मेरी मुलाकातें हैं, और मेरा तासुर यही है कि एक धड़कता हुआ दिल मिल्लत के मसाइल के बारे में, मिल्लत के मसाइल के बारे में आप रखते हैं, और आइंदा भी बहुत सारे क़ानूनी रहनुमाई के सिलसिले में हम इनके ख़यालात से और इनके मुख्तलिफ़ किस्म के तहरीरों से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे। आपका ताल्लुक़ हैदराबाद दक्खन से है, और ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद फ़रखुंदा बुनियाद जिसको कहा जा सकता है, वहाँ के नामवर वकला में शुमार होते हैं, और एक पूरा ख़ानदानी पस मंज़र इस रियासत के अंदर और बतौर ख़ास हैदराबाद में रखते हैं। मसूद खान साहब मोहताज तारुफ़ नहीं है, और बहुत सारे समाजी कामों में, और बिलखुसूस जो हमारी मुलाकातें हुई हैं जिसके वो भी क़ायल हैं और मैं भी मोतरफ़ हूँ, कि वो ये कि CA NRC के जब बड़ी शदीद ज़रूरत थी उन लोगों की जो क़ानूनी तौर पर हमारी रहनुमाई कर सकें, तो इस हर अव्वल दस्ते के अंदर मसूद खान साहब एडवोकेट हमारे साथ रहे। उनकी जो भी खिदमत है, हम सिर्फ उनके हक़ में दुआ कर सकते हैं कि उनकी रहनुमाई, उनका ताउन, उनकी क़ानूनी मशवरे इस पूरे मूवमेंट को
इस मुकाम के ऊपर पहुंचाया कि आज तक उतना बड़ा इज्तिमा या उतना बड़ा प्रोसेशन या उतना बड़ा धरना जिसको मिलियनम मार्च नहीं हो सकता, उसके पीछे जो शख्सियतें थी जो बज़ाहिर बुनियाद के पत्थर थे, उनमें से एक पत्थर का नाम है जनाब मोहतरम मेरे अज़ीज़ दोस्त मसूद ख़ान साहब। मैं इतने तारुफ के बाद मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरे को तशफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सामाईन और नाजरीन दोनों के लिए यही चंद चीज़ें थी जो मेरी ज़ंबील में थी, जो मैंने उनको पेश कर दी।